बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92 सराहश्त सात अमन शाहिद रिंद मरोची बलोची दो दो रबीद के रोचंद मावती प्रोग्राम टीम निमगाचे चैनल मैनेजमेंट निमगाचे बलोच कौम आरा मुबारकबाद गुशा। नाजरीन, आज बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है और जब बलोच कल्चर डे की और बलोच की बात करते हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बलोचिस्तान से। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान, नामजद वज़ीर आला बलूचिस्तान जो कि अब मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान हो चुके हैं, सरफराज बुगटी, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक वली काकड़ ने उनसे उनका हल्फ लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी अलबरदारी की तकरीब के लिए खुसूसी तौर पर क्वेटा पहुंचे। सरफराज बुगटी के हवाले से हमेशा ये एक तनकीद की जाती है कि वो बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन आज सरफराज बुगटी ने असम्बली के फ्लोर में अपनी पहली तकरीर में एक बार फिर मफाहमत की बात की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी अलबरदारी की तकरीब के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तीन चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल थी। सबसे पहला जुमला बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि वो बलूचिस्तान को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मफाहमत की पॉलिसी के तहत लेकर चलेंगे और उन्होंने बलूचिस्तान के एक सुलगते हुए मसले लापता अफराद के हल के लिए बलूचिस्तान की असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान किया, जो कि पॉलिटिकल ओनरशिप एक सुलगते हुए मसले को हल करने के लिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए जो उनकी 3D की पॉलिसी 2008 में स्वात के हवाले से थी, यानी डायलॉग, डिटरेंस और फिर डेवलपमेंट, वही पॉलिसी वो बलूचिस्तान में लेकर चलेंगे और इसकी बलूचिस्तान को ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में जो सियासी मंजरनामा है उसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होने जा रहा है। परसों वज़ीर आज़म अपना हल्फ उठाएंगे और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत बना चुकी है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी मैदान में होंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे, दूसरे सेगमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा और तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे। कायरा साहब, जरा गुफ्तगू का आगाज बलूचिस्तान से ही करते हैं। हमेशा सरफराज बुगटी की नामजदगी का जब भी मामला आ रहा था एक तनकीद सुनाई देती थी, लेकिन आज मुझे कुछ बदले बदले सरफराज बुगटी नजर आए। उन्होंने मफाहमत की बात की, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसीज़ की बात की और वही बात बिलावल भी आगे लेके चले। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई पॉलिसी फ्रेम कर ली है बलूचिस्तान के हवाले से और सरफराज बुगटी के जरिए उसे इंप्लीमेंट करने जा रही है? कायरा साहब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी हमारी अपनी हुकूमत के दौर से बनी हुई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर से बनी हुई है। हम हमेशा तमाम कौमियतों के हकूक, तमाम लोगों के हकूक, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के हकूक, इनके हकूक की लड़ाई लड़ते हैं और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर कौमें हैं या कमज़ोर तबकात हैं सोसाइटी के, उनकी। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से तुर्रा इम्तियाज रहा है और आपको पता है हमने अपने दौर में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान किया कि बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला किया जाए। यही हमारी कोशिश हमेशा से रही है। जरदारी साहब की बात दिल के बहुत करीब, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू की थी, जरदारी साहब ने उसको बदरजा उत्तम अपनाए रखा और आज भी उसी का आप इजहार देख रहे हैं। और ये जो बलूचिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक है, इसको आप हमेशा पीपल्स पार्टी के हर कारकुन या हर लीडर की जबान से, उनके जेस्चर से, उनकी सोच से आपको इसका इजहार मिले। सही। कायरा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपने बात की बलूचिस्तान की मफाहमत की और बलूचिस्तान को इस मफाहमत की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो सबसे अहमियत की हामिल है, आज बिलावल भुट्टो ने कौमी मफाहमत की भी बात की। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो भी नेगोशिएशंस आपके अब तक हुए हैं, उन नेगोशिएशंस में कौमी मफाहमत के लिए कोई प्लान तरतीब दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? 2 बातें। एक तो जनाब आसिफ जरदारी साहब ने जिस दिन तमाम जमातों ने जो हुकूमत का हिस्सा बनी है, उन्होंने चौधरी शुजात साहब के घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी आसिफ जरदारी साहब ने कौमी मफाहमत का जिक्र किया था। उससे पहले भी वो करते रहे। उस दिन खास तौर पे उन्होंने इस पे इसरार किया कि यही एक हमारी जरूरत है। और उससे भी पहले हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई इस इलेक्शन के बाद, उसमें ये बात, पहली 2 दिन की मीटिंग थी, पहले दिन बड़ी डिटेल इस पर डिस्कशन रही कि हमें कौमी मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। इदारा जाती भी, सियासी जमातों के अंदर भी, हुकूमतों के अंदर भी, कौमों के अंदर भी ये होनी चाहिए। इसके अलावा रास्ता नहीं है। तलखियों को कम करना जरूरी है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। उस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी कमेटी बना दी पहले दिन ही, ताकि वो सब जमातों से डायलॉग करे। और हमारी ये कोशिश थी कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की कोशिश की जाए, लेकिन उसको फौरी तौर पे ब्लॉक किया इमरान खान साहब ने, क्योंकि ये बात हमने शायद 12 तारीख की है
और 13 तारीख को सुबह उनके वकला जो उनको मिलके निकले, उन्होंने क्या खान साहब की तरफ से बयान दिया कि इन 3 जमातों से मैं बात नहीं करूंगा। सही। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और MQM, सही। तो उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया और ये रास्ता वो हमेशा बंद करते रहे। इससे पहले भी जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ने निकले थे और लड़ाई बड़ी तल्ख होती जा रही थी और पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट और सुप्रीम के दरमियान भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उस वक्त भी जनाब बिलावल साहब ने ऐसी ही मफाहमत की कोशिश की। उसको बड़ी रेजिस्टेंस हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें मुदाखलत हुई और अल्टीमेटली ये मामला आगे बढ़ गया और मुज़ाकरात हुए। और आपको याद होगा उन मुज़ाकरात में काफी हद तक चीजें नजदीक पहुंच गई और ये तय पा गया। ये मेरा ख्याल है 4 या 5 मई की बात है, इलेक्शन डेट का जो मामला था, अगर मैं गलत नहीं हूं, तय हो गया कि 28 जून को बजट पास होगा। सही। और 30 जून को असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी। सही। हमारी हमारी तरफ से था कि जुलाई में जाके असेंबलियां डिसॉल्व की जाए, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, 8 दिन पहले क्या और 8 दिन बाद क्या। 30 जून का फैसला हो गया। अभी वो फैसला हुआ, वहां कमेटी के मेंबरान बैठे हुए थे, तो शाह महमूद साहब को खान साहब का फोन आ गया। वो उठ के साइड पे हुए कमेटी रूम में और फिर थोड़ी देर बाद वो बाकी उनके मेंबरान भी उनके पास चले गए। वो बात करते रहे और वापस आके उन्होंने माजरत कर ली कि नहीं जनाब, हमें इजाजत नहीं दी, खान साहब ने विड्रा कर लिया। सही। वो अगर ना होता तो 9 मई भी ना होता। जो सियासी तौर पे तलखियां बढ़ी पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त तनाव आया। कायरा साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने जिक्र किया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग को 2 दिन तवील करने पर। एक इत्तला यह भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ बैकडोर राब्तों में कुछ PTI रहनुमाओं से थी, जिन्हें यह मैसेज दिया गया कि अब एक वक्त है पॉलिटिकली आगे बढ़ने का। अगर PTI पॉलिटिकल प्रोसेस पर यकीन रखती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदम बढ़ाने को तैयार है उनसे बात करने के लिए, जिसका रिस्पॉन्स अगले दिन नेगेटिव आया। क्या PTI से कोई बैकडोर राब्ते CEC के दौरान या उससे पहले पीपल्स पार्टी के थे कायरा साहब? देखिए ना, बैकडोर की तो बातें होगी ना मफरूजों पे कि थे कि नहीं थे। मैं तो आपको गुजारिश कर रहा हूं कि हमने बकायदा अनाउंस की उस शाम को, हमारा डिक्लेरेशन है आपके पास। उस डिक्लेरेशन में देखिए जो हमने प्रेस स्टेटमेंट जारी की, उसमें कमेटी फॉर्म की कि वो डायलॉग करेगी जाके। उस डायलॉग के प्रोसेस को अगले दिन खान साहब ने रोक दिया, जिस तरह माजी में रोकते रहे। तो अब क्या करें, इसका क्या इलाज है? हम आज भी समझते हैं कि कौमी मुफाहमत की जरूरत है। आज बुगटी साहब ने ये मामला शुरू किया है। उससे पहले पंजाब की तरफ से मरियम बीबी ने भी ये बात कही है। हमारा तो खैर वैसे ही सिंध की तरफ से ये जस्टिस हमेशा से रहा। और मैं तवक्को करता हूँ कि कल वजीर आजम बनने के बाद, मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो कौम से खिताब करेंगे, उसमें भी वो इसी तरह के जज्बात का, ये मेरा ख्याल है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सही इसी तरह के जज्बात का क्या इजहार करेंगे। वो कौमी मिसाक की बात भी करेंगे, वो मिसाके मईशत की बात भी करेंगे। लेकिन जो KPK के चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस वक्त जाहिर चीजें आई हैं, जिस तरह के इजहार उन्होंने किया, जिस तरह की सियासत वो करना चाहते हैं, वो तो तसादम और क्लैश की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन क्या किया जाए, हम तो चाहते हैं, लेकिन एक जमात अगर ये, एक लीडर अगर ये फैसला कर बैठे कि जी मेरी जमात के साथ बड़ी ज्यादती हो गई, मेरी सीटें छीन ली गई हैं और हमारी जो 160 सीटें थी, अच्छा 160 फर्ज करें, मान ली कि आपकी 160 थी, तो इस मुल्क के अंदर 100 से ज्यादा सीटें तो फिर बाकी जमातों की आप मान रहे हैं ना कि उनकी तो जनरली थी उनके, वो उनको भी मानने को तैयार नहीं है। सही। जो पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं, जो नून लीग के जीते हैं, जो बाकी जमातों के जीते हैं, या जहां पे PTI के लोग जीते, वहां पे भी तो बाकी जमातों के लोग वोटर हैं। बिल्कुल ठीक। वो उनके हक हुक्मरानी को, वो उनके राय दही के हक को तस्लीम करने को तैयार है। ऐसे शख्स को, ऐसी सोच को, ऐसे माइंडसेट को बंदा क्या करे? सही। आपने कायरा साहब जैसा कि कहा कि पहले दिन आपने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग का इब्तिदा करते हैं,
कहीं फिर इस डायलॉग को आगे नहीं बढ़ा सके, पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ के रवैयों को आप जिम्मेदार ठहराते हैं, उसके बाद PMLN के साथ मैं रवैयों को जिम्मेदार नहीं ठहराता, रवैयों का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। सही, मैं तो मेरे भाई की गुजारिश कर रहा हूं कि अगले दिन खान साहब ने कहा कि बात नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये कहां से आ गया? बिल्कुल ठीक है, उनका कैटेगोरिकल डिनायल है। कैटेगोरिकल डिनायल, मैंने लफ्ज रवैये इस्तेमाल किया। एक चीज और, जब PMLN के साथ मुज़ाकरात हुए, इब्तिदा में हमें यह लग रहा था कि आप लोग हुकूमत मिलकर बनाएंगे, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहीं पर प्रिवेल किया। उन्होंने कहा जी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे और इत्तेहाद बनाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल में इस इत्तेहाद को लंबे अरसे चलाना कैसे फिजिबल होगा कायरा साहब? पहली बात तो यह है कि हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले दिन यही कहा था कि हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग का हक है। पहले हमारी कोशिश ये थी कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाए, सही नहीं बन सकी। सही। फिर ये था कि मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए दो जमातें मिलेंगी तो हुकूमत बनेगी। अगर हुकूमत नहीं बनती, हम नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास वोट नहीं है, मुस्लिम लीग के पास मेजोरिटी है, उनका हक है। अगर वो भी नहीं बनाते, हम भी नहीं बनाते, या हम साथ नहीं देते, वो गवर्नमेंट नहीं बनती, तो ये असेंबली टूट जाएगी। बिल्कुल। इस असेंबली के टूटने के नतीजे में मुल्क में एक नया क्राइसिस खड़ा होगा। पहले ही बेशुमार क्राइसिस है। सूबों की हुकूमतें बन चुकी हैं। अब सूबों की हुकूमतों की मौजूदगी में अगर आप वफाकी असेंबली का इलेक्शन कराते हैं तो उसकी शफाफियत किधर जाएगी? फिर एक ऐसी ही असेंबली बन गई तो फिर क्या करेंगे? तो आपने उन सारी चीजों को सामने रखते हुए फैसला किया कि जी एक ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जिसको कोई एक पार्टी लीड करे। हमने मुस्लिम लीग को कहा कि आप लीड करें। अब जरा गौर करें, ये मुझे हैरानगी है कि हमारे मीडिया के दोस्त किस तरह ये सवाल किए जा रहे हैं। हमने क्या किया? हम उसके इस हुकूमत बनाने के जिम्मेदार हैं, इस हुकूमत के अच्छे बुरे के हिस्सेदार हैं। ये हुकूमत अगर कोई गलत फैसला करती है उसका नुकसान पला ना करे, नुकसान पहले ही बड़ा हो चुका, और ये हुकूमत कामयाब करानी है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कामयाबी नहीं होती तो आप साथ हमें भी कटहरे में खड़ा करेंगे कि हुकूमत तो आपने बनवाई थी। बिल्कुल, तो हम जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इंतजार में शराकत नहीं कर रहे। तो ये तो हमारी तरफ से एक गुडविल जेस्चर है। बिल्कुल, यानी हम अगर चाहें भी तो आप हमें क्या माफ करेंगे? बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, लाजमी सी बात है, तनकीद होगी। कायरा साहब एक और सवाल, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं आसिफ अली जरदारी साहब। अभी थोड़ी देर कबल खबरों में ये नजर से गुजर रहा था कि अवामी नेशनल पार्टी, जो कि बज़ाहिर इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन कर रही है, लेकिन उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो इसके बाद क्या मौलाना और MQM को मनाने की भी कोशिशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी? जी हम तो हर बंदे के पास जाएंगे जी, हम तो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट का हक होता है हर अपने वोटर के पास जाए, सिवाय उनके जो उसको वोट देने का ना देने का ऐलान कर चुके हो। बाकी हर जमात के पास जाएंगे, उनको राजी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। और महमूद खान अचकजई साहब की नामजदगी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कैसे लगती है? क्योंकि एक तासुर यह है कि महमूद खान अचकजई के लिए हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक नरम गोशा रखती रही है, और लाजमी सी बात है उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान के वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मौलाना फजलुर रहमान उनकी हिमायत का ऐलान कर देते हैं तो फिर नंबर गेम में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा। कायरा साहब देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये मतलब है, आप जरा सुन्नी तहरीक की जो हिकमत है देखिए कि खान साहब, महमूद खान अचकजई मेरे भाई हैं बड़े, मुझे बहुत एहतराम है उनका, उनके बारे में क्या गुफ्तगू फरमाते रहे, किन अल्फाज से याद करते थे, मौलाना को किन अल्फाज से याद करते थे, चौधरी परवेज इलाही साहब को क्या क्या खिताबात दिया करते थे। अब वो अपने सारे कहे हुए जो बातें हैं वो वापस अपने मुंह में डाल रहे हैं और उनको साथ लेके चल रहे हैं। महमूद खान साहब का हक है, बिल्कुल वो कैंडिडेट बने, हम बिल्कुल वोटों के हवाले से वी आर कंफर्टेबल, हमें कोई प्रॉब्लम उसका इंशाल्लाह नहीं होगा। हम भी मौलाना के पास जाएंगे, हक अपना इस्तेमाल करेंगे, हमारा भी मौलाना से पुराना ताल्लुक और वास्ता है और हमें तवक्को है कि हम उनसे वोट ले लेंगे, बट इवन देन हमारे पास वोट मुकम्मल है, इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीतेंगे। ठीक हो गया। आपने कहा कि इलेक्शन जीतेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि शहबाज शरीफ साहब जिसे कहते हैं वो मुल्क की मामलात को लेके आगे चलेंगे और प्रेसिडेंसी में आसिफ अली जरदारी साहब नेशनल रिकंसिलेशन का एजेंडा लेके चलेंगे। कायरा साहब जो भी एजेंडा होगा मशावरत के साथ होगा ना, प्रेसिडेंट साहब कोई अपने तौर पे तो एजेंडा लेके नहीं चलेंगे, वो हुकूमत की मुआवनत से होगा और हुकूमत जो है वो हमारे साथ मुआवनत से फैसले करेगी। तो तय है ना कि इत्तेहादी हुकूमत का यही एक असलूब होता है।
और केपीके और पंजाब के गवर्नर शेयर में आपके पास हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब तक नामजदगियां करने जा रही है? केपीके, खासकर केपीके बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने कहा कि गंडापुर साहब का जो रवैया है वो बड़ा सख्त है और वो कन्फ्रंटेशन के मूड में वफाक के साथ, तो वफाक को अपना नुमाइंदा भी बड़ा छान पटक के भेजना होगा केपीके। जी जल्द आ जाएगा जी, कल चंद दिनों में हो जाएगा फैसला। नाम कौन कौन से ज़ेरे गौर हैं कायरा साहब गवर्नर केपीके और पंजाब के लिए? कई सारे नाम है जी, अब मैं तो नाम लेता हूँ वो मुनासिब नहीं समझता मैं किसी का नाम लूं। सही। कायरा साहब एक चीज और जो इस वक्त सूरत हाल है, आपने जो गुफ्तगू की, आपने ये बताया कि खान साहब ने जिन जिन के मुतालिक जो कुछ कहा उनके पास आज पलट के जा रहे हैं। किसी पॉलिटिकल लम्हे पे वो जाती उमरा और बिलावल हाउस या फिर बहादुराबाद भी जाते हुए आपको नजर आते हैं किसी स्टेज पे? आपको लगता है उस पर डेडलॉक रहेगा? अगर चौधरी परवेज इलाही, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई के साथ पीटीआई मिल सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और मैं वैसे भी ये चाहूंगा कि इमरान खान वक्त से और पाकिस्तान की सियासत से सबक सीखे, दुनिया से सबक सीखे, वो टॉलरेंस को अपनाएं। आप असूलों के साथ जिंदा रह सकते हैं लेकिन नफरत के बगैर भी तो जिंदा रहा जा सकता है। आप असूलों पे भी चल रहे हो और नफरत के साथ चले तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते, आप कोई फायदा नहीं ले सकते, ना अपनी जात के लिए, ना फर्द के लिए, ना किसी फैमिली के लिए, ना किसी समाज के और किसी कौम के लिए। अगर नेशनल रिकंसिलेशन की बात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप लोगों से कुछ एडवांटेजेस मांगती है, तो क्या आप लोग तैयार होंगे उन्हें कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देने का कुछ मामलात पे जो है पॉलिटिकली? तो वो इस फिजा से, ये तो एक मफरूजा है ना जी, पहले तो इस फिजा से वो निकले और वो इस जज्बे का इजहार करें तो कई सूरतें निकल सकती हैं जी। मुश्किल तरीन वक्त में भी मसालहती सूरतें तो निकला करती है ना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे मौजूदा सूरत हाल पर बात की। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो तारिक फजल चौधरी और शौकत बसरा साहब हमारे साथ होंगे और ज़रा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ साथ जो कायरा साहब ने जिस मफाहिमत की बात को छोड़ा है, शौकत बसरा साहब से पूछेंगे क्या मफाहिमत के लिए वो कोई CBMs लेने को तैयार हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शौकत बसरा साहब, सबसे पहला सवाल, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने चूंकि मफाहिमत पे बात को छोड़ा था इसलिए मैं आपसे पहला सवाल ही मफाहिमत के मुतालिक करूंगा, क्योंकि आज बिलावल ने क्वेटा से बैठ के कौमी मफाहिमत की बात की। उन्होंने न सिर्फ बलूचिस्तान में मफाहिमत की बल्कि कौमी मफाहिमत की भी बात की और कायरा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाद PTI से बात करना चाहती थी, ओपनली ऐलान किया। PTI ने डिनाई किया कि 3 सियासी कुव्वतों से बात नहीं करनी, तो बात ना करने की पॉलिसी बरकरार है? शायद भाई बात वहां पे होती है जहां पे कोई जमहूरी इदारे जो जिसकी जगह उसकी ओरिजिन क्या है, जमहूरियत किसको कहते हैं? आप दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल। हमने किस बुनियाद पे इकट्ठे होने हैं? हमने अवाम के हकूक के लिए इकट्ठे होने हैं ना। ये तो नहीं होना कि हमने बंदर बांट करनी है कि सदर तुम्हारा, वजीर आजम तुम्हारा, गवर्नर हमारा, सिंध तुम्हारा, बलूचिस्तान हमारा, पंजाब तेरा, लुटो ते पुटो। ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये मुफाहमत का नाम। ये बताइए मुफाहमत अगर यहाँ पर 70-80% कौम जब इदारों के पीछे खड़ी नहीं होगी, इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूं कि जो बलूचिस्तान से आवाजें उठ रही हैं, जो KP से आवाजें उठ रही हैं, पाकिस्तान के पास एक वोट है। आप आज अचकजई साहब की तकरीर नहीं सुना सकते, आप जिंगल साहब की तकरीर नहीं सुना सकते, आप उन लोगों की जो आज पाकिस्तान के किस जबान से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक फेडरेशन की पार्टी है, उसका नाम इमरान खान है। अगर आप हमसे मुफाहमत किस बात पे चाहते हैं? इस बात पे कि आपने दिन दिहाड़े डाका मारा हमारी मैंडेट में। हमारे मैंडेट का क्या मतलब? अवाम का मैंडेट था ना। आपने पार्टी तोड़ ली, आपने बल्ले का निशान ले लिया, आपने 200 निशानात हमें दे दिए, पार्टी का शिराजा बिखर गया, उसका लीडर अंदर है। बिल्कुल ठीक। लेकिन कौम ने, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं इस वक्त, शौकत बसरा, मैं अल्लाह की कलाम, पाक कलाम को लेकर गया था चीफ जस्टिस साहब की अदालत में। आप मुझे शायद में एक बात बताइए, आधी से ज्यादा असेंबली, नेशनल असेंबली
अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर जिस बिल्डिंग पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है, अगर आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर आपके झूठा हल्फ उठाते हैं, मरियम बीबी मुंतखब नहीं है, वो हारी हुई है और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। 36 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर पंजाब, 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 24 सीटों वाला सदर पाकिस्तान और 180 सीटों वाला अडयाला जेल में। आप मुझे बताएं अब कौम को क्या पैगाम दें? शौकत बसरा साहब, आपने एक लंबा सा आर्ग्यूमेंट दिया। मैंने बात मफाहिमत की थी, आपने अवाम की बात की और अवाम के नाम पे मफाहिमत की बात की। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह पे, लेकिन इसका एक काउंटर नैरेटिव है। काउंटर नैरेटिव ये है कि अगर आपने कहा कि उन्होंने लुट्टो और फुट्टो की सियासत की है, उन्होंने सारी चीजें आपस में बांट ली हैं, चाहे वजारत आला हो, चाहे वजारत उज़्मा हो, चाहे सदर का ओहदा हो, मान लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक यह कहा जाता है, गुज़िश्ता 2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि एक वतीरा है, जो भी शख्सियत एस्टैब्लिशमेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मलाइन करे, उसको टारगेट करे, उसे सबसे बड़े ओहदे के लिए नामजद कर दिया जाए। आपने कहा महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर आप नहीं चला सकते। मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक तमाम टीवी चैनल्स ने ना सिर्फ उसे नशर किया, सोशल मीडिया पर वो मौजूद है। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी से लेकर महमूद खान अचकज़ई साहब की नामजदगी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैयों में भी तो फर्क नजर नहीं आ रहा। शौकत बसरा साहब, शायद भाई एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, ये आईनी इदारे हैं ना। बिल्कुल ठीक। क्या आइन के अंदर हर इदारे का नहीं लिखा गया कि हर इदारे की हदूद क्या है? बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट, पाक फौज, इमरान खान कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज है तो हम भी यही समझते हैं, हमारी सलामती के जिम्मेदार हैं, हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो पार्टियां जिन्होंने 4-4 बारियां ली हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम नहीं है, वो किस तरह आज हालात क्या है? मान लिया इनसिक्योरिटी है। बिल्कुल ठीक है बसरा साहब, आपकी सारी बातें मानने की हैं। आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और पाक फौज जिसे कहते हैं जरूरी है, इमरान खान जरूरी है, ये सारी बातें आप करते हैं, लेकिन अमल का जो मामला आता है, अमल के मामले में हमें 180 डिग्री का टर्न नजर आता है। शौकत बसरा साहब, एब्सोल्युटली नॉट। इस एब्सोल्युटली नॉट पे दलील दीजिएगा। सुनिए, मैं दलील देता हूं आपको। आज भी हम क्या कहते हैं कि हमारे मुखालिफ जो इस वक्त 17 सीटों के साथ जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, 36 सीटों के साथ वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, 24 सीटों के साथ सदर बनने जा रहे हैं, 80 वाला अडयाला जी में बैठा। मेरा एक सवाल है शायद भाई आपसे, मासूमाना सवाल, मासूमाना सवाल और मासूमाना ख्वाहिश है। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से पूछ ले। मैंने जो अभी सुने तारिक फजल साहब का आपने कहा 52,000 वोट, यार इतने इस्लामाबाद लुटिया गया, दिन दहाड़े डाका पड़ गया, लाहौर लूटा गया, कराची लूटा गया, मैं क्या कहूं? सही, आप मुझे ये बता दें। आप लेकिन आप समझते हैं ये सारा कुछ लूटा गया और पेशावर में और स्वात में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन है वो बिल्कुल साफ है। क्या बात की आपने, क्या बात की है? शायद भाई अपने आप जो नुमाइंदा कवर करता है 92 का, उससे पूछें क्या एक भी एप्लीकेशन किसी ने दिया इलेक्शन कमीशन में? आप लोगों ने कितनी दी? आपने कहा हम 160। 1 मिनट बसरा साहब, 1 मिनट, ये पॉइंट आपने अच्छा किया, खुद उठाया। आपने कहा आपकी 160 सीटों का मैंडेट चोरी हुआ है। आपने टोटल कितनी एप्लीकेशन में, लिटिगेशन में गए हैं आप? शायद भाई मैं सिर्फ आपको पंजाब की बता देता हूं। नहीं, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पंजाब। 55 सीटों पे हम गए हैं नेशनल असेंबली में पंजाब में, 15 सीटें हमारी कराची में, 3 सीटें हैदराबाद में, अच्छा 4 सीटें हमारी बलूचिस्तान में। टोटल सर 83 पे हम नेशनल असेंबली में। सर बलूचिस्तान में 1 सीट आपने जीती है, 1 पर आपकी लिटिगेशन है जो मेरी इत्तला है। सुन ले, यही तो हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं बसरा साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, जो कि रफीक रजवाना साहब मेरे पास आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। खासकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे महमूद खान अचकज़ई साहब उनके पुराने इत्यादी रहे, अब आपके उम्मीदवार बन गए। रफीक रजवाना साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब की नामजदगी को कैसे देखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? आपके पुराने इत्यादी भी रहे हैं रजवाना साहब। वो देखिए, अब मुस्लिम लीग नून बतौर जमात उनका अपना कोई बयानिया आएगा, ठीक है ना। उनके सदर पाकिस्तान के कैंडिडेट बनने में तो कोई मतलब है, कोई वो नहीं है, कोई रिजर्वेशन हो। और मगर बात यह है कि क्लिप सारे चल रहे थे, तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस होती है पॉलिटिक्स में। तो वो सारा कुछ सुना रहे थे अचकज़ई
साहब के बारे में क्या कहते थे, फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कहते थे, या कभी इस तरह से भी होता है कि हमारे लीडर साहिबान जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे। तो ये सियासत में चलता रहता है, मगर सियासत में एक बात जरूर होनी चाहिए कि शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी एक वजह ये है कि इखलाकी तौर पर मुसलमान होने की हैसियत से इखलाक का दर्स हमारा पहला दर्स है। नंबर 2, आज के दुश्मन सियासी मुखालिफ, दुश्मन भी नहीं सियासी मुखालिफ, हम दुश्मनी की बात नहीं कर, कल के सियासी दोस्त हो सकते हैं। आज के सियासी दोस्त कल के सियासी मुखालिफ हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर मैं किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, ना ही मुझे इसके बाद किसी जवाब की जरूरत है। हम अगर सियासतदान इस अंदाज से चलें कि कल को जिसके खिलाफ आज मैं बोल रहा हूँ, कल को उसके साथ बैठना भी पड़ जाए, तो कम से कम मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी ना हो और मुझे उसमें जो है ना एम्बैरेसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। सही। तो इसीलिए वो उनका बन जाना कोई ऐसी बात नहीं है, छोटे सूबे से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ठीक। रफीक रजवाना साहब, शौकत बसरा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सियासत में दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं होते, यही सियासी सबक है अब तक की पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक ऐसा इलेक्शन सर्वे आपके सामने रखेंगे जो अभी जारी हुआ है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी जमातें धांधली का बयानिया लेके चल रही हैं वो दुरुस्त है या गलत। वो सर्वे आपके सामने रखेंगे और डॉक्टर कमर चीमा से उस पर राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में हम बात करेंगे 2024 के इंतखाबात के हवाले से। IPSOS ने एक सर्वे जारी किया और IPSOS के सर्वे में 3000 से ज़ायद लोगों को से बातचीत की गई है, जिनमें तकरीबन 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ये ख्याल है कि इंतखाबात का इनकाद शफाफ था। सर्वे के मुताबिक 58% अवाम ये समझती हैं कि इलेक्शन 2024 शफाफ और मुनसिफाना थे। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के अवाम का ख्याल है कि इलेक्शन के दिन का अमल मुनसिफाना और शफाफ था। इसमें पंजाब में 63%, सिंध में 62% और बलूचिस्तान में 55%, इस्लामाबाद में 61%, जबकि KPK में 33% अवाम के मुताबिक ये इलेक्शन शफाफ करवाए गए। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं, एनालिस्ट हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हैं। उनसे न सिर्फ इस इप्सस के सर्वे पे बात करेंगे बल्कि ज़रा बलूचिस्तान में वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ है उस पर भी वो गहरी नज़र रखते हैं, उस पर बात करेंगे। कमर चीमा साहब, ये सर्वे आपके ख्याल में, आपकी नज़र में, आपको काबिल कबूल है, आलमी दुनिया के लिए काबिल कबूल होगा, और इस पर आप क्या राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो IPSOS है ये एक फ्रांस बेस्ड एक कंपनी है जिसका काम है मार्केट रिसर्च करना। एक बेसिकली पोलिंग कंपनी है जो कि दुनिया की तकरीबन 90 मार्केट्स में काम करती है। इनके 18,000 एम्प्लॉय हैं। सो ये जो इन्होंने रिसर्च की है, देखिए हमें इस वक्त रिंद साहब जो बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है वो चैलेंज ये है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और हम बात कर रहे हैं विदाउट डाटा। देखिए, आप एक पब्लिक हेड से वो कहते हैं ना सीना गजट, पाकिस्तान के अंदर सीना गजट के जरिए एक बंदे ने दूसरे बंदे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और इस तरह करके जो है वो बात की जाती है। डाटा की एब्सेंस की वजह से हमें सारा टाइम मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मिलता है और हम क्योंकि इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन इस IPSOS ने ये बताया, जिस तरह आप अपने इंट्रो में कह रहे थे, कि देखें अगर फॉर एग्जांपल 5 में से 3 लोग ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो शफाफ हुए हैं, इंतखाबात का जो इनकाद है वो बिल्कुल ठीक है, तो इट मीन्स ये ठीक है। अगर 58% अवाम का पाकिस्तानी का ख्याल ये है, देखिए उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा रिंद साहब के पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने किस तरह का इलेक्शन रिंग एनवायरनमेंट और किस तरह का इलेक्शन कमीशन छोड़ा है। जब ये हुकूमत में होते हैं तो किसी किस्म का कंसेंसस पैदा नहीं करते, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं करते, ना पार्लियामेंट के जरिए अपने इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करते हैं, ना उसको फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहते हैं। अभी 5 साल आ गए हैं ना, पहले भी 5 साल थे, इससे पहले भी 5 साल थे, उससे पहले भी 5 साल थे। तो एक इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएं ताकि ये जो 58% लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं, ये 70% हो, ये 80% हो। इस तासुर को खत्म करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी असेंबली 5 साल पूरे कर रही है, हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो एक रास्ते पे चल पड़ा है। इसको जो साफ और शफाफ
और इसको जो सही रूप फूंकनी है वो पॉलिटिकल क्लास ने फूंकनी है। अगर आप ये समझे कि आप एक दफा कमर चीमा साहब, एक सवाल आपके सामने रखूंगा। आपने बात की मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की। इलेक्शन डे 8 फरवरी को था और उसके तकरीबन अगले जिसे कहते हैं 18 घंटों तक भी मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज बंद थी। हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और बयानिए की बात करते हैं। ये नाकामी भी कह लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाए गए बयानिए का कभी जवाब नहीं दे पाती। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा जब मुल्क में मोबाइल कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो एक मखसूस सियासी जमात को लैंडस्लाइड विक्ट्री के रिजल्ट्स कहां से मिल रहे थे? देखिए रिंस साहब, यही बात है ना कि जिस दिन शाम को इलेक्शन रिजल्ट आने शुरू हुए तो हम देखते हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने अगले 24-36 घंटे एक साइलेंस रखी है। वो तो 9 तारीख की शाम को 6 बजे जाके बात कर रहे हैं। वो तो देखिए एक टर्म बोलती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। जब आपके मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वैक्यूम नहीं छोड़ सकते। तो दो बड़ी जमातें जिनको ज्यादा वोट मिले हैं, अगर वो इस तरह का वैक्यूम छोड़ेंगे तो उसको कौन फिल करेगा? जाहिर बात है उनकी ऑपोजिशन जो है वो फिल करेगी। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि दोनों सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है, वो अपने आप को टेक्निकली डिस्कनेक्ट करके बैठे हुए हैं मीडिया से। वो समझते हैं कि हम अगर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवर कर लेंगे तो ये ठीक है, लेकिन इस वक्त लोग जो है अपने काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर हर बंदे के हाथ में टीवी है। सो आपने उस टीवी का जो मीडियम है, जो डिजिटल मीडिया है, उसके जरिए कनेक्ट करना है। तो मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसमें गैप आया, जिसकी वजह से जिस रात रिजल्ट आने शुरू हुए अगले 12 से 14 घंटे में ये ऐसे लगा जैसे पता नहीं मुल्क के अंदर क्या तबाही मच गई और पता नहीं क्या हुआ। मैं समझता हूँ हमेशा ही इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता रहा है। 2018 में भी लगा था, 13 में भी लगा था, 8 में भी लगा था, 2 में भी, और उससे पहले कौन सा नहीं लगा था। जब पॉलिटिकल क्लास को 5 साल मिलते हैं तो वो इस सारे प्रोसेस को भी ठीक करें, जो लीगल लकूनास हैं उनको भी एड्रेस करें, एंड देन उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो विनिंग पार्टी है अगर वो जीत रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कम्युनिकेशन जो है सप्लाई लाइन बंद कर दे या इंफॉर्मेशन फीड करना मीडिया या सोशल मीडिया को बंद कर दे। मैं समझता हूं कि ये अगर फॉर एग्जांपल पीएमएलएन ये सोच के समझ बैठी है कि हमें 150 सीटें मिलती हैं और उनको 100 सीटें मिलती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल बर्दाश्त हो। आपको अपनी आवाम को देखें, आपका मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ की उस पार्टी से है जो डिजिटली आवाम के साथ बड़ा ज्यादा कनेक्टेड है। एंड अबव ऑल रिंस साहब, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो डिसइंफॉर्मेशन का है। आप यकीन करके माने कि फॉर एग्जांपल मैं 50 मिसालें दे सकता हूं कि जो चीजें हमारे सामने आती हैं, हम उसको जब इंफॉर्मेशन को देखते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन तो गलत है, लेकिन इतनी ज्यादा फैल गई है, इतनी ज्यादा फैल गई कि वो सच हो गया है। मैं समझता हूँ इससे ये झूठ को इतनी शिद्दत से बोलें कि वो सच लगने लगे। जी, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल क्लास के अलावा और देखिए ओपिनियन मेकर जो है ना, ओपिनियन मेकर सबसे इंपॉर्टेंट है। और बड़ी सियासी जमातों में ओपिनियन मेकर मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, बिलावल है, जरदारी। जब ये 4 शख्स 24 घंटे तक खामोश रहेंगे तो फिर जो भी ओपिनियन बनाएगा उनके मुकाबले में उसकी ओपिनियन बन जाएगी। मैं समझता हूं इलेक्शन होने के बाद, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ है, वोटिंग का प्रोसेस बंद हुआ है, उसके बाद जो 24 घंटे इन 4 लोगों ने खामोशी इख्तियार की है, मैं समझता हूँ वो जो वैक्यूम आया, उस वैक्यूम में हर बात पाकिस्तान में हुई है और ये उसी की आज हम भुगत रहे हैं। अदरवाइज ऑन ग्राउंड आपको पता ही है, लोगों ने बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को भी वोट डाला है, पीएमएलएन को भी डाला है, पीपल्स पार्टी को भी डाला है। जिधर जिधर मैंडेट मिला है वो अपनी हुकूमतें बना के बैठ गए हैं। देखे मरकज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा मैंडेट मिला है, तो वो अपना करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जो वैक्यूम क्रिएट किया गया, उस वैक्यूम का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। कमर चीमा साहब, आप चूंकि बलूचिस्तान पर और रीजनल पॉलिटिक्स पर भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बलूचिस्तान में आज सरफराज बुगटी की नामजदगी और वहां से मफाहिमत की बात करना, सरफराज बुगटी की जानिब से, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 3 अहम पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बिलावल ने बात की बीबी की मफाहिमत की, पॉलिसी की। उन्होंने बात की लापता अफराद के मसले को पॉलिटिकल फोरम से, पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ हल करने की, एक पार्लिमानी कमेटी बनाने की। और तीसरी उन्होंने कहा 3D की जो पॉलिसी 2008 में थी, डायलॉग, डिटरेंस एंड फिर डेवलपमेंट। आपके ख्याल में बलूचिस्तान के लिए आने वाले दिन कुछ बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सरफराज बुगटी की शक्ल में
आपको एक ऐसा पॉलिटिशियन मिला जो एनर्जेटिक है, जिसके पास नेशनल एक्सपीरियंस भी है और प्रोविंशियल एक्सपीरियंस भी है। पहली बात, यंग एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा जो अपनी कहानी सुना सकता है, जो बलूचिस्तान की स्टोरी मरकज को सुना सकता है, जो बलूचिस्तान का केस इंटरनेशनल कम्युनिटी देखें। बलूचिस्तान के अंदर जैसे आप बात कर रहे हैं डायलॉग, डेवलपमेंट एंड डिटेरेंस, मेरा ख्याल है ये तीनों चीजों को लेकर के सरफराज बुगटी से बेहतर कोई बंदा नहीं है। अगर डेवलपमेंट करनी है तो नेशनल इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए, तो सरफराज बुगटी अपना केस बिल्ड कर सकता है। आपको याद होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ गए थे यूएई एंड कुवैत, वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट आनी है उसके लिए एक एनर्जेटिक सीएम चाहिए, चीफ मिनिस्टर चाहिए। मेरा ख्याल है बुगटी साहब को चीजें पूरी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर कमर चीमा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इस पर आने वाले दिनों में भी बात करेंगे। चैलेंजेस बड़े हैं, सरफराज बुगटी कैसे उन्हें पूरा करते हैं ये आने वाले दिनों में अंदाजा होगा। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।